Welcome back to your channel Literature with Prachi, and I hope you all are doing fantastic and gearing up for your exams. Today we are going to talk about the strategy for BGC 107 course, and I am here to give you the ultimate strategy to ace it. So grab your textbook and let's get started. So before talking about the blocks, let me tell you one thing कि ये जो कोर्स है ना ये बहुत इजी कोर्स है। यहाँ पे क्या है ना कि आप ब्लॉक 1 2 3 या 4 इन सब की समरी भी देख लोगे तो आप काफी सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, बट समरी के साथ साथ आपको कुछ चीजों पे और भी ध्यान देना है और उसके बाद आपका पेपर ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज द ब्लॉक 1 डचेस ऑफ माल्फी। So all right bestie, let's kick things off with block 1. Here we are focusing on the Duchess of Malfi by John Webster. Yes, ये जो Duchess of Malfi है ये किसने लिखा है? John Webster ने लिखा है, and it's a cornerstone of Jacobean drama and it's super important for your exams. Yes, क्योंकि इससे most of the questions बनते हैं। और इस ब्लॉक में आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है मैं वो आपको बता देती हूँ। देखो, ब्लॉक में क्या जिस भी ड्रामा जो आपको चैप्टर दिखता है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना होता है। ओके, फर्स्ट इज कैरेक्टर्स, सेकंड थीम, थर्ड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किसका? एक तो वो जो ड्रामा है वो किस उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब उस वो किस टाइम पे बनाया गया है, और वो जो हमारा राइटर है वो उसका जो टाइम पीरियड है जब उसने वो लिखा था वो किस टाइम का है। तो जेकोबियन ड्रामा में आपको जेकोबियन एज पढ़ना है। ओके, अब इसके बाद आप समरी पढ़ोगे। समरी पढ़ने के बाद मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हो जाने वाली है। उसके बाद आप यूनिट एंड क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट वाइज देखें तो यहाँ पे देखो, वी स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन टू जेकोबियन ड्रामा। हम लोग इस यूनिट में सबसे पहले जेकोबियन ड्रामा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ड्रामा है मैं बता दूं ये इसके डार्क थीम की वजह से जाना जाता है, ठीक है, इसके डार्क थीम की वजह से जाना जाता है। एंड ये काफी इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट अगर आप समरी से देख रहे हो तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि जब समरी से सब कुछ देखोगे तो आपको उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, और आपके पास टाइम है भी नहीं तो समरी से ही पढ़ो। मैं तो यही बोलूंगी। अब ऐसा नहीं है कि समरी से पढ़ो का मतलब सिर्फ समरी देख के चले जाओगे, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कैरेक्टर्स, थीम, देखो समरी देख लोगे तो कैरेक्टर्स का क्या रोल है ये पता चल जाएगा, कैरेक्टर्स का क्या रोल है ये पता चल जाएगा, तो एक बार बस बुक रीड करना है। उसके बाद कैरेक्टर्स के बारे में अगर आता है जैसे बोसोला का रोल क्या है तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। बोसोला का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स भी है और इम्पोर्टेंट भी है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट क्या बोलता है? सेकंड यूनिट में क्या है हमारा कि इसमें इसमें मेनली हमें ध्यान देना है कि जॉन वेबस्टर किस तरह के लैंग्वेज, थीम्स, इन सब चीजों का अपने प्लेस में डालते हैं, ठीक है। यूनिट थ्री द डचेस ऑफ माल्फी टेक्सचुअल एनालिसिस। आपने समरी देख लिया तो बस इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है भी नहीं, एक दिन में क्या ही कर लोगे, है ना। पूरा बुक तो पढ़ नहीं सकते। यूनिट 4 में आ जाते हैं तो फाइनली जो है हमारे पास कैरेक्टर्स वाला यूनिट 4 है, यानी कि एक चैप्टर है कह सकते हो। तो अब समरी देख ली तो कैरेक्टर्स को एक बार रीड कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हाँ, ये किस टाइप की ड्रामा है? तो ये जो ड्रामा है ये ट्रेजिक एंडिंग वाला ड्रामा है, इसमें सब लोग एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर से आई मीन से इस ब्लॉक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं जो मोस्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहला कि what is the role of Bosola in this drama? I mean to say Duchess of Malfi, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, you have to think about the dual role of Bosola as both the instrument of the brothers and I mean yeah, and the avenger of the Duchess, like I think you are getting me right now. Second क्वेश्चन आपका बन सकता है कि what is John Webster's concept of tragedy and his contribution to the tradition of revenge, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है वेबस्टर के ट्रेजेडीज को कंपेयर करने वाले हो शेक्सपियर और अदर जो भी उनके कंटेम्प्रेरीज थे उनके ट्रेजिक ड्रामा से, ठीक है। चलो ये वाला चीज तो हो गया, हमारा ब्लॉक 1 खत्म है। आपको समरी मैंने बता दिया कि ब्लॉक 1 कैसे पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ समरी पढ़ लो सबसे पहले खोल के, क्योंकि देखो किसी भी चीज को ना पढ़ने से पहले आप समरी देख लेते हो ना, उसके बाद आपका इंटरेस्ट आ जाता है। उसके बाद आप जैकोबिन एज देख लो, ड्रामा देख लो, जो भी है। कैरेक्टर्स तो खैर आपको ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है बुक्स में, बस समरी देख ली उसके बाद कैरेक्टर्स को एक बार बस एट अ ग्लांस होता है ना वो वाली रीड कर दो, दैट्स इट। बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड को बिल्कुल मत स्किप करना, ठीक है। यूनिट एंड क्वेश्चन को भी ट्राई करना कि बना पाओ, और थीम पे भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा
Okay, so here is block 2. Now we are diving into the works of John Milton. We are covering Lycidas and Sonnet 19 and El Allegro and El Penseroso. तो देखो ये मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो ये कंपेयर एलेग्रो का और पेंसरोसो का कंपैरिजन वाला जो आता है ना वो बुक में दिया हुआ उसको बहुत अच्छे से पढ़ जाना है ठीक है। पहले तो पोएम पढ़ोगे, पोएम को जो आपका पोएम है ना उसको लाइन बाय लाइन मत पढ़ना, टाइम ज्यादा जाएगा ठीक है, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट में आपका जो होता है ना आरटीसी क्वेश्चन वो आने के चांसेस काफी कम होते हैं। अपने लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स ही दिखेंगे, शॉर्ट नोट्स पे बहुत ध्यान देना है। और मैंने आगे शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं कुछ आपको, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है। मोस्टली उसमें से आगे ज्यादा तो नहीं आने वाला है, बट अगर आ जाता है इधर उधर तो फिर भी आपको सारे ब्लॉक्स टच करने हैं ठीक है। बट वो जो शॉर्ट नोट्स है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 1। तो इसमें आपको 17th सेंचुरी, यस ये देखो बैकग्राउंड वाला पार्ट आ गया आपका, 17th सेंचुरी से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ठीक है। तो अब यहाँ पे जॉन मिल्टन का लाइफ और उनका वर्क आ जाता है, तो ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके वर्क्स पे थोड़ा ध्यान देना, कुछ वर्क्स के नाम देख लेना, उनका थोड़ा समरी वगैरह अगर हो सके तो देख लो, तो टाइम नहीं है तो फिर स्किप कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत फॉर इन्फो कि आप अपने आंसर में इंक्लूड करोगे तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, दैट्स इट। नाउ लेसीदास और सोनेट की बात करूँ तो इन दोनों के जो है आपको समरी पढ़ने हैं अच्छे से ठीक है, ताकि आप आंसर कर पाओ। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछ सकता है इसमें रिलेटेड, मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में जानोगे, मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में पढ़ोगे। इस बुक में आपको रिवॉल्यूशंस देखने को मिल सकते हैं, लाइक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, बहुत अच्छे से पढ़ना है उसे। और फिर समरी तो देखनी ही है जैसा मैंने बताया, लिटरेरी डिवाइसेस देखोगे इसके, देन सोनेट क्या होता है ये देखोगे, उसके बाद फिर सोनेट 19 पढ़ रहे हो तो उसमें तो इन्फो दिया ही रहता है ना, तो वो पढ़ लोगे। उसके बाद जॉन मिल्टन के बारे में आप जैसे मैंने बताया वो थोड़ा सा इन्फो लोगे, दैट्स इट। उसके बाद कंपैरिजन जो मैंने बोला ना पहले, वो कंपैरिजन तो बिल्कुल अच्छे से एकदम देख के जाओगे। तो किन किन चीजों पे ध्यान देना है, आपको जेकोबियन एज पढ़ना है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पढ़ना है, और अगर कोई रिवॉल्यूशन है तो उसके बारे में देखना है, मेटाफिजिकल पोएट्स क्या होता है ये देखना है, लिटरेरी डिवाइसेस के देखने हैं, सोनेट क्या होता है ये देखना है, एंड देन कंपैरिजन देखना है ठीक है। इनके जो जिस वे में लिखा हुआ है स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो देखने हैं, थीम देखने हैं, इन सब पे ध्यान देना है ठीक है। समरी देख लोगे ना उसके बाद ये आप थीम पढ़ रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो आपको वो सब कुछ बहुत इजी समझ आएगा। तो सबसे पहले तो बिल्कुल समरी खोल के बैठ जाना ठीक है। और समरी वाले वीडियोस वीडियोस में क्या होता है ना कि आपको राइटर्स के बारे में भी कुछ कुछ बता देते हैं, तो आपको राइटर्स के बारे में मुझे भी नहीं लगता कि आपको इसमें से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बट अगर पढ़ने पड़ती है तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज्यादा नहीं ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके सो नाउ वी हैव ब्लॉक 3 ओवर हियर। सो ब्लॉक 3 की बात करें तो ये आपका मैकफ्लेक्नो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैंने ब्लॉक 2 से आप लोगों का ये नहीं बताया ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। देखो ब्लॉक 2 में एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बिब्लिकल रेफरेंसेस पूछ सकते हैं सोनेट 19 के, लाइक एग्जामिन द बिब्लिकल रेफरेंसेस इन सोनेट 19। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बुक खोल के पढ़ना पड़ेगा ठीक है। इग्नू में आपका सब कुछ दिया हुआ है इग्नू बुक में, तो आप वो अच्छे से पढ़ोगे। इग्नू बुक से बाहर कुछ पूछता ही नहीं है, ऐसा मैंने अपने सारे स्ट्रेटेजी वीडियो में बोला कि इग्नू बुक इज द बेस्ट वन, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है। आई थिंक दैट्स इट, ब्लॉक 2 के लिए तो इतना काफी होगा, और जैसा मैंने बताया वैसे पढ़ लोगे। देन ब्लॉक आपका ब्लॉक 3 है, तो ब्लॉक 3 पे फोकस करते हैं अभी फिलहाल। सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट जॉन ड्रायडन एंड हिज सटायरिकल मास्टरपीस ठीक है। तो ये एक सटायरिकल पोएट थे ठीक है। मैक फ्लेक्नो भी इनकी एक सटायरिकल ये है वर्क है ओके। तो क्या है, यूनिट 1 में आपको जॉन ड्रायडन के लाइफ एंड वर्क के बारे में पढ़ना है, जैसा मैंने बताया कि आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेना है, उनके वर्क्स के बारे में जानना तो है ही ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनका बॉर्न डेथ ये सब देख लिया और वर्क देखा ही नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है। आपको देखो आपको ना डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर डेट्स को पढ़ रहे हो और भूल भी गए तो कोई बात नहीं, भूल गए तो लिखना ही मत, बट प्लेस याद रख सकते हो ना, वर्क्स याद रख सकते हो ना, वर्क कब पब्लिश हुई है ये याद रख सकते हो तो रखो, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा आपको नॉलेज होना ही चाहिए ठीक है। तो यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में मैक फ्लेक्नो है, आपको पोएम पढ़नी है तो उसकी समरी देख लोगे, आपको सब समझ में आ जाना है। तो आपको इसकी समरी देखते हुए किस चीज पे ध्यान देना है, इस पे अटेंशन आपको किस चीज पे देना है, आपको इसके सटायरिकल टोन, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना है ठीक है।
चलो यूनिट 3 पे बढ़ते हैं। मैक फ्लेक्नो समरी और एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे समरी दी हुई है बट आप लोग तो वीडियो से देख लोगे। वीडियो से समरी देख ली, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समरी देख के छोड़ देना, आपको बुक थोड़ा पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है थीम्स और पोएटिक डिक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और बस वही करना है, इनके एज का बैकग्राउंड देखना है, मैक फ्लेक्नो के बारे में जो भी मैंने बताया सटायरिकल वे, ये सब देख लेना है, थीम देख लेना है, पोएटिक डिक्शन देख लेना है, और हाँ उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा सटायर एज पोएट्री, वो भी पढ़ लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। ओके सो नाउ ब्लॉक 4, या लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ब्लॉक थर्ड से आपको एज अ मॉक एपिक भी करके पूछा जा सकता है, लाइक डिस्कस मैक फ्लैक्नो एज अ मॉक एपिक विद एप्रोप्रिएट रेफरेंसेस। तो इसमें आपको वो अच्छे से बुक से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एपिक कॉन्वेंशंस, ड्राइडन पैराडाइज एंड कैसे जो है ये इनहेंस करते हैं ह्यूमर को, ठीक है, ये सब देख लेना है। और एक और मैंने अभी बताया था ना सटायर एज पोएट्री, ये भी आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से, ये दोनों पढ़ के जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, ठीक है। कौन कौन सा, मॉक एपिक और सटायर एज पोएट्री, ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ब्लॉक थर्ड के। तो अब ब्लॉक 4 में हम लोग आ चुके हैं, तो नाउ वी लुक एट अलेक्जेंडर पोप एंड हिज ब्रिलियंट मॉक एपिक द रेप ऑफ लॉक। इसमें क्या करोगे, अलेक्जेंडर पोप के एज को ध्यान से पढ़ोगे, बैकग्राउंड इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन जाते ही हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफ एंड राइटिंग ऑफ अलेक्जेंडर पोप, इनके लाइफ और राइटिंग के बारे में मेजर वर्क्स देख लेने हैं इनके। उसके बाद आपके थर्ड में एनालिसिस ऑफ कैंटो 3। कैंटो 3 देखो यहाँ पे इग्नू बुक के ना यूनिट 3 में सीधे सीधे बता रहा है आपको कि भाई कैंटो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे उसमें कैंटो 1 2 भी दिया हुआ है, मतलब आपको छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, बट कैंटो 3 को देख रहे हो, यूनिट 3 में एक स्पेशल प्लेस मिला हुआ है ना, एक अलग रूम मिला हुआ है, दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। तो यूनिट 3 के में जो है कैंटो 3, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने वाले हो, ठीक है। नाउ कैरेक्टर एनालिसिस एंड स्टाइल। तो कैरेक्टर्स, इसके समरी देखना है, इसका कैरेक्टर फिर पता चल जाएगा, बट बुक से एक बार रीड करना है, इसके स्टाइल देखने हैं, एंड मेनली आपको किस चीज पे अटेंशन पे करना है, इसमें यूज ऑफ हीरोइक कपलेट एंड आयरनी, इन सब चीजों का ध्यान देना है। हाँ इसमें आपको 17 नहीं 18 सेंचुरी न्यू क्लासिकल पोइट्री ऐसे करके इसको देखना होगा, ठीक है। 18 सेंचुरी के बारे में पढ़ोगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बुक में मिल जाएगा, 17 और 18 सेंचुरी का बैकग्राउंड आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ 18 सेंचुरी न्यू क्लासिकल पोइट्री। ये काफी ह्यूमरस है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। उसमें जो गर्ल होती है ना, उसका जो लॉक होता है हेयर का, जो होता है ना साइड से ऐसे कर्ली सा बना होता है, वो कट हो जाता है, तो ये चीज फनी है, ठीक है। तो एक तरह से ये सटायर है, फनी चीज भी एक तरह से दिखाया गया है। आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है लाइक हाउ डज द मॉक एपिक स्टाइल कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमर एंड सक्सेस ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। So here we have some important questions like first one is the what is the role of Bosola in the Duchess of Malfi। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि बोसोला का जो कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो आप डचेस ऑफ माल्फी की समरी पढ़ रहे हो, उसके बाद बोसोला पढ़ोगे, उसके कैरेक्टर को पढ़ोगे, अच्छे से डिटेल में जानोगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। राइट अ नोट ऑन द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के बारे में पढ़ लिया, चलो आपका क्वेश्चन का ये आंसर मिल गया आपको, ठीक है। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा सटायर एज यूज्ड इन मैकफ्लेक्नो। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो आंसर है ये आपको बुक से ही मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका एक टॉपिक है आपके बुक में, तो वहां से देख लोगे आप। नाउ डिलिनिएट द डिफरेंस बिटवीन क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म। तो देखो क्लासिसिज्म क्या हो गया, इसमें ये एम्फेसाइज करते हैं ऑर्डर, हार्मनी एंड रीजन, ठीक है। ये is often drawing inspiration from ancient Greek and Roman art and literature वगैरह। रोमांटिसिज्म की बात करें तो ये क्या करता है, वैल्यूज, इमोशन, इंडिविजुअलिज्म एंड नेचर की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर डिफरेंस लिख रहे हो तो दोनों का अगर एग्जाम्पल भी दे देते हो ना, तो दैट वुड बी गुड, ठीक है। एक तो आपका आंसर लॉन्ग हो जाएगा और फिर थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ चलो एग्जाम्पल भी पता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज जॉन वेबस्टर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्लेस, है ना। तो देखो रिवेंज प्लेस यहाँ पे आपका डचेस ऑफ माल्फी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप यूज कर सकते हो, आपके पास है यहाँ पे पूरी, आप समरी पढ़ने वाले हो इनके एक ड्रामा की, एक प्ले की।
ठीक है। तो वेबस्टर्स का ट्रेजेडी जो अगर कहूँ, वेबस्टर की जो ट्रेजेडी है, इट ऑफन फीचर डार्क थीम्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड मोरल एम्बिग्विटी. हिज प्लेज लाइक द डचेस ऑफ माल्फी, है ना, contribute to the revenge tragedy genre with their exploration of corruption and revenge and suffering and kind of जो होता है ना धोखा देना टाइप का, ये सारी चीजें. ठीक है. तो आप क्या करोगे यहाँ पे इस तरह से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो जैसे मैंने बताया. अब आगे बढ़ते हैं तो देखो हमारा आ जाता है एग्जामिन द बिब्लिकल रेफरेंसेस इन सोनेट 19. अब देखो ये चीज मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बिब्लिकल रेफरेंस करके पूछ सकता है. ठीक है. तो यहाँ मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे सोनेट 19 की जगह ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम आ जाता है तो उस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोनेट 19 और ऑन हिज ब्लाइंडनेस दोनों एक ही पोएम है. ठीक है. तो Sonnet 19 is also known as On His Blindness, and it contains numerous biblical references, particularly related to patience and serving God despite personal hardships. इस टाइप की चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी. The Rape of Lock is an excellent example of 18th century neoclassical poetry. Do you agree? Give reasons for your answer. अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि 18th सेंचुरी के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले 18th सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा इन्फो लिखोगे. ठीक है. और आपका आंसर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे होगा यस, आप अग्री करते हो. ठीक है. एंड फिर क्यों आपको ये रीजन देना होगा. ठीक है. क्योंकि 18th सेंचुरी जो था ये नियो क्लासिकल पोएट्री है. Through its use of heroic couplet, satirical tone and emphasis on social commentary. अब आप जब ये समरी इसकी देखोगे तो आपको जो मैं बोल रही हूँ चीज समझ में आएगी कि ये कैसे सटायरिकल टोन दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सटायर कर रहा होता है जो हमारा राइटर होता है वो एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जो इलाइट सोसाइटी होती है ना उन पे, कि वो छोटी छोटी जो अपने मतलब वो जो गर्ल होती है ना वो इलाइट सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो उसका जो लॉक होता है हेयर का वो उस पे बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाना, घमंड करना, इस टाइप का चीज वो कर रही थी, तो वो उसको कट कर देता है, तो फिर वो बहुत रोने लगती है कि मेरा हेयर कट कर दिया एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है. ठीक है. ओके फाइन. नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्कस मैकफ्लेक्नो. ये वाला तो डिस्कस हो गया. रैप द रेव ऑफ लॉक इज एन या. तो हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिस्कस मैकफ्लेक्नो एज अ मॉक एपिक विद एप्रोप्रिएट रेफरेंसेस. तो मैकफ्लेक्नो ये क्या है, एक एपिक मॉक एपिक है जो कि थॉमस सेडविल को सैटिराइज करते हुए लिखा गया है, by using the elevated style of an epic to describe trivial subjects and fullest characters. तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ोगे आपको ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा. इस बुक में ना सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एकदम आप कंफ्यूज हो रहे हो या प्रॉब्लम दे रहा है और आपको पूरा बुक एकदम ऐसे पढ़ रहे हो और कुछ समझ नहीं आ रहा. अरे समरी देख लोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. इस बुक के हर एक चीज की समरी आपके पास है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी. ठीक है. बट अगर आपके पास टाइम और अगर आप अभी ये देख रहे हो तो मत देखो इसे, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है. जिसका एग्जाम बहुत पास है ये उसके लिए. आपके पास टाइम है तो फिर आप अच्छे से बुक से पढ़ो. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो ये क्या कौन सा है, सोनेट 19 है यहाँ पे. ठीक है. इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको करना है, ये बुक में आपको मिल जाएगा. चलो थोड़ा हिंट मैं दे देती हूँ. लाइक यहाँ पे इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हियर यू विल एक्सप्लोर मिल्टन का स्ट्रगल विथ हिज ब्लाइंडनेस एंड हिज फेथ इन गॉड्स प्लान, culminating in famous line like ऐसे था ना, they they also serve who only stand and wait, कुछ ऐसा. if I am wrong then correct me in comment box. ठीक है. तो मेनली आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप मेनली क्या करोगे, आपको थीम्स पढ़नी है. थीम्स पता होने चाहिए, थीम्स ऑफ पेशेंस, फेथ, ये सब चीज. मिल्टन का पर्सनल कॉन्टेक्स्ट ये पढ़ना है. ठीक है. ठीक है. तो फिर नेक्स्ट है डिस्कस पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट क्या है, तो इट इज एन एज एन एपिक इसको बताना है. तो इट इज एन एपिक पोएम दैट डील्स विथ ग्रैंड थीम्स लाइक fall of man, free will and redemption using elevated language यहाँ पे, and classical epic convention वगैरह, मतलब ये सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी है. क्लियर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा what are dominant tendencies of Jacobean drama. तो जेकोबियन ड्रामा की अगर बात करूँ तो इसमें मेनली आपको डार्क थीम्स देखने को मिलते हैं, और मतलब जॉन वेबस्टर है ना, उनके जो भी प्लेज रहता है उसमें जो भी आपका थीम रहता है, जो भी चीजें वो डालते हैं वो सब कुछ जेकोबियन ड्रामा में भी आप लिख सकते हो. लाइक डार्क थीम हो गया, कॉम्प्लेक्स करेक्टर हो गया,
मतलब पॉलिटिकल और सोशल टर्ब्यूलेंस होता है ना, वो सब देखने को मिलता है, तो वो सब आप यहाँ में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ओके सो who were the three Johns of the 17th century and what was their contribution to literature? अब थ्री जॉन्स के बारे में पूछ रहा है तो कौन कौन है? जॉन मिल्टन हो गए, जॉन ड्राइडन हो गए, जॉन डोने हो गए। तो मिल्टन इज नोन फॉर हिज एपिक पोएट्री वगैरह, ड्राइडन जो है सैटारिकल वर्क्स के लिए जाने जाते थे, और डोने, जॉन डोने जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो जॉन डोने क्या है? मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको, जानना है वो क्या है। ठीक है, सटायरिकल वर्क्स क्या होता है ये जानना है, एपिक पोएट्री क्या है ये जानना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉक एपिक? व्हाई इज द रेप ऑफ लॉक नोन एज अ मॉक हीरोइक पोएम? तो देखो, पहला फीचर जो है इसकी अगर बात करें तो मॉक एपिक यूजेस द ग्रैंड स्टाइल ऑफ एपिक टू ट्रीट ट्राइवल सब्जेक्ट्स ह्यूमरसली। जैसे यहाँ पे भी जो हमारा ये है ना द रेप ऑफ लॉक, उसमें भी क्या किया यहाँ पे ह्यूमरसली एक बहुत ही ज्यादा होता है ना कुछ सीरियस चीज को फनी वे में बता देना, उस तरह से यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो द रेप ऑफ लॉक नोन एज मॉक हीरोइक पोएम है ना, ये पूछ रहा है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि इसमें क्या है ना कि ये यहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक डिस्प्यूट को दिखाया गया है, इसको यू नो सटायर करके दिखाया गया, सटायर वे में दिखाया गया है, सटाराइज किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग एज अ मॉक हीरोइक पोएम बोलते हैं। Clear? Now, how did Dryden define satire? Comment on the central idea of an essay on man. तो अगर हम लोग ड्राइडन की बात करें तो ये जो है इन्होंने डिफाइन किया, ही डिफाइन सटायर एज अ literary form that uses wit to criticize vice and folly. तो एन essay on man अगर कहे अलेक्जेंडर पोप के बारे में, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट ऑन द सेंट्रल आइडिया, मैं इसका आंसर बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा इसको इसमें मिक्स मत कर देना। तो क्या है? एन essay on man by Pope explores human nature and divine order, emphasizing that whatever is right, मतलब जो भी है वो, मतलब समझ रहे हो ना, whatever is right, इस वे में ऐसे। Look at Dryden's satirical technique and Pope's philosophical themes to better understand and answer this question. That's it. Okay, let's move next one to the next. Yeah. Okay. Write a detailed note on medieval and Marlovian tragedy. Give examples. ठीक है, देखो मैं यहाँ हिंट बता रही हूँ, इस तरह से छोटा छोटा आंसर मत लिख देना आपने। हिंट बता रही हूँ ताकि आप इसे आप वाइड करके थोड़ा डिटेल में पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पता रहेगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा और फिर आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो क्या ये मिडिवल एंड मार्लोवियन ट्रेजेडी के बारे में आपको पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल देना है। तो अगर मिडिवल ट्रेजेडी की बात करूँ तो ये ऑफन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है ना, ग्रेट मैन के फॉल को दिखाता है। यहाँ पे ग्रेट मैन का मतलब समझ लो, यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही है, ड्यू टू फेट और डिवाइन विल। और वाइल मार्लोवियन ट्रेजेडी की बात करें तो इट एग्जाम्प्लीफाइड बाय क्रिस्टोफर मार्लोवेज वर्क्स, लाइक इसमें अपने वर्क में ये हाईलाइट क्या करते हैं? ह्यूमन एम्बिशन एंड ट्रेजिक हीरोज फ्लॉज। दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप लोग थीम्स वगैरह, थीम्स और स्ट्रक्चर्स ये सब कंपेयर कर सकते हो। किसका? जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स है और मिडिवल मिस्ट्री प्लेस है, इन सबको का जो थीम है उसको कंपेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सो डिस्कस द एपिसोड्स ऑफ फन एंड ह्यूमर इन मैक फ्लेक्नो। मैक फ्लेक्नो uses exaggerated praise and absurd situations to mock Thomas Edwell. मतलब पूरी तरह से समझ लो ना, मजाक बना दिया है थॉमस एडवेल का यहाँ पे। तो यही चीज यहाँ पे आपको बताना है। अब इसको आप पढ़ोगे तो इसका आंसर आप खुद कर पाओगे, अब ये ऐसे समझाने वाली चीज नहीं है छोटे में। तो अटेम्प्ट एन एनालिसिस ऑफ 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन एंड यूरोप विथ रेफरेंस टू इंग्लिश लिटरेचर। ओके सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लेट मी रीड इट अगेन। अटेम्प्ट एन एनालिसिस of 18th century in Britain or Europe with reference to English literature. Okay. यहाँ पे 18th century के बारे में आपको बताना है, like 18th century saw the rise of enlightenment ideas, neoclassicism पढ़ लेना, and the development of satire and the novel. उसके बाद उस टाइम पीरियड के जो भी आपके फेमस राइटर्स हो गए,
की फिगर्स हो गए उनके बारे में, जैसे अलेक्जेंडर पोप, और क्या है, जोनाथन स्विफ्ट एंड इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। ओके, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ मॉक एपिक पोएम विद रेफरेंस टू अ नेक आई एम टू से टेक्स्ट इन योर कोर्स। तो मॉक एपिक के अगर हम लोग फीचर की बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि it uses the elevated style and conventions of classical epics to satirize trivial subjects, जैसे रेप ऑफ लॉक में हुआ है ना। तो इट इज अ प्राइम रेप ऑफ लॉक इज अ प्राइम एग्जाम्पल यूजिंग heroic couplet and epic similes to mock a minor social incident। ठीक है, सोशल इंसिडेंट यहाँ पे क्या मतलब, वो जो कट वाला नहीं बताया था मैंने कि लॉक कट कर देता है, तो उसी पे आप समझ लो पूरा स्टोरी वही है, उसी जो कट कर दिया ना वही उसका नाम, रेप ऑफ द लॉक। राइट एन ऐसे ऑन द वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन जैकोबियन ड्रामा। तो ये क्या है, तो जैकोबियन ड्रामा जो है ये मेनली पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट ऑफ टाइम की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ था। द वर्क्स ऑफ द अर्लियर प्ले राइट्स लाइक मार्लो एंड अदर्स, उन सब के बारे में आप एग्जांपल दे सकते हो, जो कि आपका फिलोसफिकल और रिलीजियस डिबेट पे होता है ना, कभी कभी राइटर जब डिबेट करते हैं किसी चीज पे तो फिर वो पोएम के थ्रू, स्टोरी के थ्रू इस तरह से अपनी बातों को सामने रखते हैं। सो नेक्स्ट इज एग्जामिन द डचेस एज अ ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट इन द डचेस ऑफ माल्फी। तो डचेस ऑफ माल्फी का ये चीज पढ़ने के लिए, आपको डचेस के बारे में जानने के लिए आपको कैरेक्टर्स जानना होगा, तो उसके लिए आप समरी पढ़ो, फिर कैरेक्टर्स बुक का पढ़ लो, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ इन इंग्लैंड, डू यू थिंक इट वाज जस्टिफाइड, कमेंट। तो कॉमनवेल्थ की अगर बात करें यहाँ पे, तो कॉमनवेल्थ का आपको दोनों ही एस्पेक्ट दिखाना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और कॉमनवेल्थ जो है इट वाज स्टेब्लिश्ड आफ्टर द इंग्लिश सिविल वॉर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वुड यू कंसीडर लिसिदास टू बी अ ब्लेंड ऑफ क्रिश्चियन एंड पैगन इमेजेस, कमेंट। तो यहाँ पे क्या है, लेसीदास के अगर बारे में हम लोग बात करें तो इट ब्लेंड्स क्रिश्चियन इमेजरी, ठीक है। एंड इसमें आपको क्या करना है, मेनली आपको हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने होंगे या बताने होंगे या समझने होंगे क्रिश्चियन और पैगन इमेजरी के बारे में, किस पोयम में क्रिश्चियन और से पैगन इमेजरी क्या बताती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ोगे। देन व्हाई इज एल पेंसोरोसो थॉट ऑफ एज अ नाइट पोएम, डू यू अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब पूछ रहा है कि ये जो पोयम है इसे एज अ नाइट पोयम की तरह बोला क्यों जाता है। तो देखो, एल पेंसोरोसो को ऐसा हम लोग नाइट पोयम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट प्रेजेस द कॉन्टेम्पलेटिव एंड मेलानकोलिक मूड एसोसिएटेड विद द इवनिंग, नाइट टाइम, इस टाइप का चीज रहता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग इसे नाइट पोयम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आप एल पेंसरोसो में ऐसा नहीं देखोगे कि वो मॉर्निंग के बारे में बोल रहा है, नहीं, वो इवनिंग नाइट इस टाइप की चीजों के बारे में बोलता है, ठीक है। और इसी का अपोजिट अगर करें तो एल एलेग्रो जो है वो आपका डे टाइम के बारे में बात करता है और चीयरफुलनेस के बारे में बात करता है। तो ये चीज हो गया दोनों का डिफरेंस। तो कंपैरिजन वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हो। वेल, नाइट पोएम इसे क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिस्कस ड्राइडेंस कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। मेनली इनका कंपैरिजन बताने के लिए आप लोग इमेजरी, थीम्स, इन सब चीजों का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था, डिस्कस ड्राइडेंस कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, तो ये आपको बुक से पढ़ना होगा। वेल, थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो ड्राइडन क्या इन्होंने किया है, इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने अपनी पोएट्री दी है, प्लेस दिया है, क्रिटिकल एसेज प्रोवाइड किए हैं, मतलब लिखे हैं। और ही इज नोन फॉर रिफाइनिंग द heroic couplets, advancing satirical writings and many more like this. So besties, our next question is write a detailed note on the major themes of the Duchess of Malfi. तो यहाँ पे आपको थीम्स बताने हैं, तो थीम आपको पढ़ना होगा बुक में। वेल, मेनली क्या होगा, पावर एंड करप्शन वगैरह यही सब होगा, रिवेंज होगा। तो ये सारी चीजें आप बुक से पढ़ोगे इसके मेजर थीम्स को, ठीक है। इसके क्योंकि अलग से यूनिट दिया हुआ है, तो जब सब कुछ सामने है तो फिर क्यों इतना ज्यादा हम लोग इस पे ध्यान देंगे। अभी बस आप क्वेश्चन देख लो कि इस तरह का क्वेश्चन आता है और इस तरह से आपको पढ़ना है। और जो क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि आप आंसर देने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आंसर ढूंढने में बुक से, तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया ताकि आपको बुक से या फिर कहीं से भी आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो।
जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि समरी अगर पढ़ लोगे उसके बाद बुक पढ़ोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, तो बिल्कुल उसी तरह से करना। वेल, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, इट्स योर बुक, इट्स योर एग्जाम। How does the mock epic style contribute to the humor and success of the Rape of the Lock? So next question, how does the mock epic style contribute to the humor? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो mock epic style होता है, it amplifies the humor by juxtaposing trivial incidents with grandiose language and conventions of epic poetry, जहाँ पे सेटेराइज वगैरह करते हो। तो आप यहाँ पे मेनली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अलेक्जेंडर पोप ने किस तरह से ह्यूमरस इफेक्ट का यूज किया ये सब बता सकते हो। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म, आई थिंक ये हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेंट ऑन द सुपर ह्यूमन एंड रिलीजियस एलिमेंट्स इन मैक फ्लेक्नो। तो कमेंट ऑन सुपर ह्यूमन ये वाला है ना, तो देखो मैक फ्लेक्नो जो है यहाँ पे इट ही पैरोडाइज, ये जो पोएम है मैक फ्लेक्नो पैरोडाइज एपिक कन्वेंशन बाय इंट्रोड्यूसिंग सुपर ह्यूमन एलिमेंट्स इन सटायरिकल कॉन्टेक्स्ट। रिलीजियस रेफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे शेडवेल का जो लिटरेरी प्रिटेंशन है इन्हें मॉक किया गया है बाय कंपेयरिंग हिम टू अ डल डिटी। आगे बढ़ते हैं। कमेंट ऑन वेबस्टर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी विद रेफरेंस टू द डचेस ऑफ माल्फी। तो इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका एम्बिग्विटी, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ऑल। ठीक है। वेल, डचेस ऑफ माल्फी ये जो है क्या पोर्ट्रे करता है, ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस पोर्ट्रे करता है ऑफ करप्शन एंड पावर का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मेनली ट्रैजिक एलिमेंट्स यहाँ पे बताने वाले हो। प्ले में क्या क्या ट्रैजिक एलिमेंट्स रहे हैं, डाउनफॉल को जो कैरेक्टर है उसका क्या है, और उसका थोड़ा सा टाइप का बताओगे उसके बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में। ठीक है। Examine the character of Bosola as the accomplice of Duke Ferdinand and the avenger of the Duchess। तो देखो पहला बताओ, मैंने पहले ही बोला है कि जो बोसोला है उसका कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहले वो फर्दिनांद के साइड होता है, फिर बाद में वो डचेस के साइड हो जाता है। उसको बता देता है कि उसके फैमिली अभी जिंदा है, उनका डेथ नहीं हुआ। तो बोसोला जो है सबसे पहले वो फर्दिनांद का स्पाई होता है, बट बाद में जब वो डचेस का उस तरह से डेथ होते हुए देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो थोड़ा, वो उसको थोड़ा अच्छा होता है ना अंदर का इंसान जाग जाना टाइप चीज, तो वो हो जाता है उसके साथ, वो उसको बता देता है सच सब कुछ। तो सबसे पहले आपको बोसोला के बारे में बताना है, उसके बाद वो फर्दिनंद के साथ कैसा था, पहले वो कैसे फर्दिनंद की हेल्प कर रहा था, फिर बाद में कैसे उसका बोलते हो ना हृदय परिवर्तन टाइप चीज, तो वो हो जाता है, फिर वो डचेस के साइड हो जाता है, उसकी हेल्प करता है। बट सो सैड कि वो एकदम लास्ट हो जाता है जब उसका डेथ होने वाला होता है डचेस का, फिर ऐसा होता है। What was the glorious revolution of 1688 about? तो मैंने बोला है glorious revolution आपको बुक से पढ़ना है। ठीक है। तो ऐसे मैं बताऊं तो it was the overthrow of King James II of England by a union of English parliamentarians with Dutch William of Orange। ठीक है। और बाकी की चीजें आप बुक से पढ़ लो। Would you agree that Lycidas fits the example of pastoral elegy discussed? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज हाउ मिल्टन यूजेस पेस्टोरल कन्वेंशंस टू कॉन्वे हिज ग्रीफ एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, मेनली आपको यहाँ पे ऑर्फियस का मिथोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस रहा है एंड हाउ दिस एल्यूशन एनहांसेस द पोएम्स थीम, ये सब डिस्कस करना है, ये सब बताना है अपने आंसर में। ठीक है। The reference to Orpheus at the end of Allegro underscores the power of music and poetry to enchant and transform, aligning with poems celebration of joy and creativity। तो इस लाइन को जो अभी मैंने बोला उसे अपने आंसर में आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ पोएटेस्टर एंड व्हाट डज ड्राइडन थिंक ऑफ देम, बेस योर आंसर ऑन मैक फ्लेक्नो। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो एक ये जो पोएटेस्टर है ये एक मीडियोकर पोएट है विथ प्रिटेंशन ऑफ लिटरेरी ग्रेटनेस। ठीक है। मैक फ्लेक्नो की अगर बात करें तो मैक फ्लेक्नो में ड्राइडन जो है ये शेडवेल को सेटराइज करते हैं एज अ पोएटेस्टर, मॉकिंग हिज ही इज मॉकिंग हिज लैक ऑफ टैलेंट एंड आर्टिस्टिक मेरिट। तो यहाँ पे मेनली आपको कुछ एग्जांपल्स देने होंगे। अब देखो आप इसका समरी पढ़ोगे तो आप एग्जांपल भी दे पाओगे। ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ समरी हर एक यूनिट का, आई एम टू से हर एक ब्लॉक का पढ़ना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्रेक्नो जो है इसको एज हम लोग कॉमिक फैंटेसी बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स exaggerated scenarios, humorous characterizations, and satirical poetry portrayal of literary succession। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, कॉमिक फैंटेसी कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। Examine the theme of Lycidas and comment on its elegant। तो देखो इसकी अगर बात करें तो देखो बहुत सारे थीम्स हैं इसके, वो आप बुक में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि लॉस वगैरह हो गया, लॉस, मॉर्निंग, ये सब। और इसका जो एलेगिक क्वालिटी होता है, इट इज मार्क्ड बाय द पेस्टोरल इमेजरी, lament for a deceased friend and all। ठीक है, इट इज एंड रिफ्लेक्शंस ऑन मोरालिटी एंड इमोरालिटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या करना है, मिल्टन किस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं, किस तरह का इमेजरी यूज करते हैं, जो कि उनके एलेगिक मूड को इवोक करता है। ओके, कमेंट ऑन सेनेकाज इन्फ्लुएंस ऑन जेकोबियन ट्रेजेडी। तो देखो क्या होता है, इट इज अ, कह सकते हो जिसमें ट्रेजेडी में, जेकोबियन ट्रेजेडी में आपको क्या हो जाएगा, देखोगे कि इसमें वायलेंस दिखाया जा रहा है, सेंसेशनल एलिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मोरल इश्यूज दिखाए जा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मोनोलॉग्स वगैरह। तो ये सब क्या है, ये सब सेनेका इन्फ्लुएंसेस है। ठीक है, ये सारा इसका इन्फ्लुएंस है। किसका इन्फ्लुएंस है, सेनेका का इन्फ्लुएंस है। ओके, और इसमें आपको मेनली जेकोबियन प्लेस के कुछ एग्जांपल्स देने होंगे जो कि सेनेकन एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये भी, ये सारी चीजें जो क्वेश्चन है ना आपको बुक में मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। तो आपको बस बुक पढ़ना है, बस समरी पढ़ो, बुक पढ़ो। बुक में पढ़ो मतलब क्या, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ना है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि बुक से कहीं से समरी देख लिया, उसके बाद बुक से भी अलग से समरी पढ़ रहे हो, नहीं, उसके कैरेक्टर्स देख लो ना, उसकी थीम्स देख लो, उसका बैकग्राउंड देख लो, क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट सम फीचर ऑफ क्लासिकल। तो क्लासिकल एपिक में क्या होता है, हीरोइक प्रोटैगोनिस्ट होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और भी कुछ लैंग्वेज जो होते हैं एलिवेटेड होते हैं, गुड वर्सेस इविल का थीम देखने को मिलता है। एंड इसका आप ले सकते हो, जैसे होमर का एलियड हो गया, इस टाइप का एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जामिन द बिब्लिकल रेफरेंस इन द मिल्टन सोनेट 19। आई थिंक ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। आप देख रहे हो जो क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया ना, दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मिल्टन्स प्रेजेंटेशन ऑफ मैन एंड नेचर एंड एलिन एलेग्रो एंड एल पंसरोसो। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को आपको कंपेयर करना। अब कंपेयर वाला जो है आपकी बुक में सेपरेटली एक टॉपिक में दिया हुआ है, तो आपको उसी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What do you understand by mock heroic? Examine the rape of the lock as an example of this kind of poetry. Illustrate giving examples from the text. अब देखो ये बहुत easy है, mock heroic ये जो चीज है, ये जो टर्म है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक दो दो बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। ये ऐसा पोएट्री होता है जिसमें ग्रैंड स्टाइल यूज होता है एपिक पोएट्री का। यहाँ पे जो ट्राइवियल सब्जेक्ट्स होते हैं उसे सैटिराइज करते हैं। और आपको बस ये वाला जो आपका है रेप ऑफ द लॉक, इससे आपको इस एपिक से एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि जो बुसोला है, बुसोला का जो रोल है यहाँ पे एज अ perpetrator ऑफ वायलेंस और अ पॉन इन द करप्ट स्कीम की तरह देखने को मिला है। ठीक है, however it does not fully encompass his complexity and eventual quest for redemption। तो अब आप लोग को करना क्या है, बस इसका जो कैरेक्टर है आपको इसका मतलब जो कैरेक्टर है उसके बारे में लिखना है, और जिस तरह से अभी मैंने जो आपको आंसर बताया उससे अपने आंसर में इंक्लूड करना है अपने वे से। इन द रेप ऑफ द लॉक, Pope has represented both the achievements and the limitations of 18th century English society. Examine the statement with illustrations from the poem। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप क्या कैसे अपना आंसर इंक्लूड फ्रेम करने वाले हो। तो यहाँ पे आपको सटारिकल एलिमेंट्स दिखाने होंगे विच पॉइंट्स आउट societal flaws and the refined poetic techniques that exemplify the period's
लिटरेरी अचीवमेंट्स। ठीक है, तो मेनली आप यहाँ पे पोप के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, फिर रेप ऑफ लॉक के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, एंड देन जैसा मैंने बताया सैटारिकल एलिमेंट्स वगैरह दिखाओगे जो कि सोसाइटल फ्लॉज वगैरह को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, दिखाता है, पोएटिक टेक्निक्स दिखाओगे, यही सब। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द टाइटल मैकफ्लेक्नो initiates the theme of familial succession which is carried forward in the poem through several father-son pairs. Discuss its political and literary implications with reference to the text. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी थीम की बात करें, इस फैमिली सक्सेशन की जो थीम है मैकफ्लेक्नो में, ये मेनली लिटरेरी इनहेरिटेंस और पॉलिटिकल सक्सेशन, इन दोनों को ही जो है सेटराइज करता है। यहाँ पे शेडवेल को मॉक किया जा रहा है, जैसा हम लोग जानते हैं, इनका मजाक बनाया जा रहा है। कैसे? एज द चूजन हेयर टू द थ्रोन ऑफ डलनेस। ये रिफ्लेक्ट करता है दैट कि ड्राइडन का जो क्राइटिक है लिटरेरी मेडियोक्रिटी और पॉलिटिकल नेपोटिज्म को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो मेनली आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, एलेगोरिकल रेफरेंसेस दिखाना है कि कैसे यहाँ पे ड्राइडन ने ये जो सटायर वाला थीम है उसको यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये स्लाइड भी खत्म है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द केव ऑफ स्प्लीन इन द रेप ऑफ द लॉक। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, रेप ऑफ द लॉक में केव ऑफ स्प्लीन जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ फैंटास्टिकल एलोगरिकल प्लेस जहाँ पे इरेशनैलिटी है, मेलनकॉली है, और ये जो है सटेराइज करता है ओवर ड्रामेटिक इमोशंस और अफेक्शंस को किसी पोएम में जो भी कैरेक्टर्स है, लाइक जो हमारी कैरेक्टर रहती है, मेन कैरेक्टर होती है, उसका बाल इससे उसका जो लॉक होता है, हेयर का लॉक आगे से जो रहता है ना, वो कट होने पे वो एकदम से रोना स्टार्ट कर देती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। तो ये चीज़ यहाँ पे ये करती है। ठीक है, केव ऑफ स्प्लीन शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, यानी कि आपका अगर शॉर्ट नोट में भी केव ऑफ स्प्लीन आता है तो आपको आंसर करना होगा। तो इसको सिर्फ बड़े क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं, शॉर्ट नोट के लिए भी तैयार रखना। डिस्कस द रोल ऑफ द कार्डिनल इन वेबस्टर्स द डचेस ऑफ माल्फी। अब ये तो कैरेक्टर स्केच है, तो ये आपको वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, बुक से पढ़ना है। लेसिडस इज अ ब्लेंड ऑफ पैगन एंड क्रिश्चियन इमेजेस कमेंट। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप पोएम पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पढ़ो, फिर पोएम की समरी पढ़ो, पोएम की समरी पढ़ोगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, ये बस अभी पहले क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको ये हार्ड लगेगा ही लगेगा, बट जैसा मैंने पहले बताया कि आप जब मैं ब्लॉक के में थी तभी मैं ये चीज़ बता रही थी कि समरी पढ़ लोगे, तो अगर आप उसी टाइम समरी खोल के देख लेते हो तो आपको अभी ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है, इसमें क्या है और मैं क्या बता रही हूँ। तो इसमें जो भी इमेजरी है, आपको दोनों तरह के इमेजरी को जो है कंपेयर करना होगा। ठीक है, और ये कैसे इसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई है, इसका जो एलेगिक क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपने आंसर में इंक्लूड करनी होगी। गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ पोप्स एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो इसमें आपको एक छोटा सा समरी लिखना है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो मेनली ये करता क्या है, ये इसमें मेनली लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पोएटिक कंपोजिशन, एडवोकेटिंग फॉर बैलेंस, ये क्लैरिटी, ये सारी चीज़ों को आउटलाइन करता है। और इसके लिए आपको इसके कुछ फेमस लाइन है उसको समराइज करना होगा, उसके की पॉइंट्स निकालने होंगे, और भी अभी मुझे माइंड में कुछ एग्जाम्पल नहीं आ रहे, नहीं तो मैं बता देती। ठीक है, तो इसको आप बस इसकी जो समरी अच्छे से देखोगे आपको आ जाएगा। एग्जामिन द रेप ऑफ द लॉक एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। तो देखो 18th सेंचुरी में मेनली सटायर करने वाली चीज़ें लिखने जा रही थी, और एरिस्टोक्रेसी को लेके बात चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें रेप ऑफ द लॉक में देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे रिलेशनशिप की तरह आप इसे दिखा सकते हो। आप कह सकते हो कि रेप ऑफ द लॉक जो है इट इल्युस्ट्रेट्स द intimate connection between literature and society by reflecting and satirizing the manners or values or of the 18th century इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी, ऐसे करके आप अपने आंसर खुद, मतलब आप समरी पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया कि आपको बैकग्राउंड पढ़ना है, समरी पढ़ना है, करेक्टर पढ़ना है, थीम पढ़ना है, और कुछ पर्टिकुलर मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए, उन सबको देख लोगे ना आप क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये। और नेक्स्ट है, हाउ फार हैज ड्राइडन बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग अ फूल ऑफ शेडविल विदाउट यूजिंग। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको समरी पढ़ोगे बुक इसका पोएम का, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर।
और आप फिर ये आंसर कर पाओगे। आपको ये पोएम पहले पढ़ना, थोड़ा सा बस देख लेना अगर टाइम है तो। मुझे तो नहीं लगता अभी आपके पास टाइम है। अभी तो समरी में भी आपको ऐसी चीज पता चलेगा कि यहाँ पे बड़ा ही क्लेवर वर्ड प्ले, आयरनी, ये सब चीज दिखाया है। ठीक है, बढ़िया अच्छे तरीके से वर्ड प्ले किया है यहाँ पे राइडन ने, आयरनी दिखाई है, हाइपरबोलिक प्रेज किया है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट इंसल्ट नहीं किया है बल्कि इनडायरेक्ट वे में किया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, हाउ फार इज द स्टेटमेंट ट्रू दैट द थीम ऑफ द डचेस ऑफ माल्फी इज persecuted rather than lust or revenge? Give a reasoned answer. तो देखो, the theme of persecuted virtue is central to the Duchess of Malfi, as Duchess' moral integrity and defiance against corrupt authority result in her tragic downfall. While lust and revenge की बात करें तो आप तो मेनली आपको की सीन्स और कैरेक्टर्स वगैरह दिखाने होंगे, जैसे फर्दिनंद के बारे में बताना होगा कि कैसे वो, उसका रिवेंज वगैरह रहा है। तो ये कुछ खास नहीं है, बस आपको समरी पढ़नी है और थोड़ा थीम दिख लेना है। So next question is saying, how does Alexander Pope parody the epic conventions of the Western literary tradition in his The Rape of the Lock? तो देखो, so here Pope यानी Alexander Pope parodies epic conventions by applying them to a trivial social incident. He uses grandiose language and invocations, supernatural inventions, and many more, like heroic battles over minor matters to humorously critique the vanity and superficiality of his contemporaries. तो देखो, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो इनके सटायरिकल वे को आपको बताना होता है और इसका एग्जांपल आप ये देते हो। ठीक है, और अभी जो मैंने बताया उस तरह से आंसर आप अपना इंक्लूड कर सकते हो। मेन आंसर आपका ऐसा ही होना चाहिए कि आप टू द पॉइंट बात करो। जैसे मैंने आई थिंक पहले मैंने बताया हुआ है या नहीं, बट अभी बता देती हूँ। इंट्रो करोगे, फिर बॉडी लिखोगे जो आपका पर्टिकुलर आंसर है वो, उसके बाद उसको कंक्लूड कर दोगे, दैट्स इट। व्हाट आर द थीम्स ऑफ द टू पोएम्स एलेग्रो एंड एल्फोंसो रोसो, व्हिच वन ऑफ द टू डू यू कंसीडर मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिल्टन एंड व्हाई? ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों ही पोएम के आपको जो है थीम्स कंपेयर कर देने हैं। ठीक है, हाउ डिड द पेपिस्ट प्लॉट अफेक्ट सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी लाइफ इन इंग्लैंड? डिस्कस। तो देखो, पेपिस्ट प्लॉट क्या है? इट इज अ फैब्रिकेटेड कॉन्स्पिरेसी alleging a Catholic plan to assassinate the Charles II, and it fueled the anti-Catholic hysteria. ठीक है, तो our next question is, discuss why the mock epic lent itself so well to the age of Dryden. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मॉक एपिक के बारे में बता रहा है कि व्हाई द मॉक एपिक लेंड इटसेल्फ so well to the age of Dryden. So the mock epic was suited to Dryden's age because of its ability to critique societal and literary pretensions using wit and irony. यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देने होंगे ड्राइडन के कुछ वर्क्स के, या फिर जो हमारे बुक में है उसके उसका एग्जांपल दे दो, दैट्स इट। मैक फ्लेकनर को 3 बता सकते हो आप। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर हम लोग शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सेक्शन ए में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी शॉर्ट नोट्स मैं बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आपको देखना है। चलो, तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आएगा, उसके बाद मेटाफिजिकल पोएट्स, ये भी पूछा जा सकता है। मैं बार बार बोल रही हूँ मेटाफिजिकल पोएट्स पढ़ लेना। ठीक है, पेस्टोरल पोएट्री एंड पेस्टोरल एलेजी, देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन एपिक, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन, अच्छा मैंने 2 बार बोल लिख दिया ऐसे, ये एक बार होगा। ठीक है, कैवेलियर पोएट्री, प्रोलोग टू लेसिडास, एलेजी, पोएटिक डिक्शन, नियो क्लासिकल पोएट्री। तो ये सारे आपको शॉर्ट नोट्स अच्छे से माइंड में रखने हैं, अच्छे से इसको पढ़ना है और फिर आंसर करना है। ठीक है, और देखो अभी मैं इसको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन की नीड है शॉर्ट नोट्स की, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट आप लोग इसे खुद से ढूंढोगे, दैट वुड बी गुड। लेकिन अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है एलेगोरी। एलेगोरी को तो मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है कि ये होता क्या है विद एग्जांपल, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। सटायर है, वर्ड्स क्यू है, पोएटिक डिक्शन है, आई थिंक पोएटिक डिक्शन लास्ट वाले स्लाइड में भी था, नियोक्लासिज्म, एंड देन सोनेट, देन कैवेलियर पोएट्स, ये भी आपका लास्ट वाले स्लाइड में था। पेस्टोरल पोएट्री, जैकोबियन ड्रामा, एल्यूशन, सटायर। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिकल एपिक, मार्लोवियन ट्रेजेडी, पुरितन रिवॉल्यूशन, शेक्सपियरियन सोनेट, देन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, 17th सेंचुरी इंग्लैंड, इल्यूजन, पोएटिक डिक्शन, फिर से पोएटिक डिक्शन। तो आप देख रहे हो ना, कुछ जो आपके
शॉर्ट नोट्स के कुछ हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको अच्छे से देखना होगा, अच्छे से समझना होगा, क्योंकि देखो आपके शॉर्ट नोट्स में ना सेक्शन ए में आता है, उसमें 8 आपको दिए होंगे पॉइंट्स, उसमें से आपको कोई 4 लिखने होंगे। तो आप ये सब में से, मुझे तो नहीं लगता इससे बाहर कोई कुछ पूछेगा, बट फिर भी आप थोड़ा बुक को अपने हिसाब से देख लेना और फिर आप उसे पढ़ना, ठीक है, और इस तरह के शॉर्ट नोट्स ढूंढना। तो फिर और है फिर पोएटिक डिक्शन, रोमांटिसिज्म, सोनेट, सेटिंग ऑफ द डचेस ऑफ माल्फी, देन एलेग्री इन एल एलेग्रो, देन एल पेंसोरेसो में भी आ सकता है कि उसमें क्या है, तो आपको बताना होगा। तो इन सब चीज़ों को, इन सब नोट शॉर्ट नोट्स को आपको अच्छे से देखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इन सब पे ध्यान देना है, ठीक है। बट इतना याद रखना, सिर्फ इन सारे क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट पे रिलाई नहीं करना है, आपको बुक भी पढ़ना होगा, और समरी तो बिल्कुल ही देख लेना। आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले तो समरी से ही स्टार्ट करना, उसके बाद जैसा मैंने ब्लॉक वाले स्लाइड्स में बताया उस तरह से पढ़ना है, फिर ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। और देखो जो मैंने बताया उस हिसाब से पढ़ोगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो वैसे ही क्लियर है। मेन आपको फोकस यहाँ शॉर्ट नोट्स को पढ़ने में देना है, ठीक है। Besties, thanks for tuning in to Literature with Prachi, and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment, and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU. And yes, remember, mastering these blocks and questions will boost your exams prep. Stay tuned for more, and good luck with your exams. Keep studying and stay motivated.